नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त हो चाहे देश लाइव का, जहां सबसे पहले बात करेंगे उड़ीसा के बालासोर की, जहां 3 ट्रेनों का हादसा हुआ है। तो उड़ीसा में हुए ट्रेन हादसे में पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। जहां उड़ीसा के बालासोर में शुक्रवार शाम हुए दर्दनाक ट्रेन हादसे में अब तक 280 से भी ज्यादा लोगों की मौत की खबर सामने आई है। वहीं इस हादसे के बाद 15 घंटे बाद रेस्क्यू ऑपरेशन भी खत्म हो गया है। जहां हादसे में बचे या काम घायल हुए यात्री अपने घर पहुंच गए हैं। इस दौरान एक परिवार के 3 सदस्य सुरक्षित घर लौटे हैं, जिन्होंने हादसे के वक्त भयानक मंजर के बारे में बयान दिया है। जहां सुरक्षित लौटे परिवार के 3 सदस्यों ने बताया है कि हम खड़गपुर से चेन्नई जा रहे थे, जहां बालासोर के पास ही हमें एक झटका लगा और लोग एक दूसरे के ऊपर गिरने लगे। हमें समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। हमें इस दौरान बचने की उम्मीद भी नहीं थी। बता दें कि 2 जून की शाम जब बेंगलोर हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस हावड़ा की ओर जा रही थी, इस दौरान कई डिब्बे पटरी से उतरकर गिर गए। वहीं दूसरी ओर शालीमार चेन्नई सेंट्रल कोरोमंडल एक्सप्रेस इस एक्सप्रेस वे डिब्बे से टकरा गए, जिसके बाद कोरोमंडल एक्सप्रेस के डिब्बे सामने आ रही मालगाड़ी के डिब्बों से भी टकरा गए। ये दर्दनाक हादसा बालासोर जिले के बहनागा बाजार स्टेशन के पास हुआ, जहां उड़ीसा में ट्रेन हुए हादसे को लेकर पीएम मोदी एक्शन मोड में आए। उन्होंने राहत बचाव अभियान की जानकारी के लिए बैठक बुलाई, जिसके बाद उन्होंने बैठक में विस्तार से जानकारी ली, जिसके बाद पीएम मोदी खुद घटनास्थल पर पहुंचे। तो उड़ीसा में हुए रेल हादसे के बाद पीएम मोदी घटनास्थल पर पहुंचे, जहां उन्होंने बारीकी से घटनास्थल पर सभी की जानकारी ली और मौके का जायजा लिया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़ीसा में हुए ट्रेन हादसे की जगह दौरा किया, जहां पीएम मोदी ने शनिवार दोपहर बालासोर पहुंचे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके साथ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और कई अधिकारी मौजूद रहे, जिन्होंने उन्हें हादसे के बाद किसी तेज के साथ राहत बचाव कार्य की जानकारी दी और इसके साथ ही सभी चीजों से वाकिफ किया। जहां पीएम मोदी ने घटनास्थल का दौरा करने के बाद अबकटक के अस्पताल में पहुंचकर घायलों से मुलाकात की, जिसके बाद बालासोर में शुक्रवार की रात को हुए ट्रेन हादसे में अब तक 280 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं लगभग 900 से ज्यादा लोग इस हादसे में घायल बताए जा रहे हैं। दरअसल कोरोमंडल एक्सप्रेसवे के कई डिब्बे पटरी से उतर गए थे, जिसके बाद या दूसरी लाइन पर सामने से आ रही दूसरी ट्रेन टकरा गई, जिसकी वजह से ये दर्दनाक हादसा हुआ। बता दें कि पीएम मोदी ने घटनास्थल पर पहुंचकर जायजा लिया, जिसके साथ उनके साथ इस दौरान रेल मंत्री के साथ बाकी आला अधिकारी भी मौजूद रहे। इसके साथ उन्होंने कहा है कि रेलवे सुरक्षा आयुक्त को बुलाया गया है और दुर्घटना की असली वजह का पता लगाने की कोशिश के लिए उनके द्वारा जांच भी कराई जा रही है। जहां अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि फिलहाल मुख्य रूप से राहत और बचाव अभियान पूरी तरह हो चुका है, जहां सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा जा रहा है। इस ट्रेन हादसे को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ओडिशा के बालासोर में हुई भीषण ट्रेन दुर्घटना में इस सदी का सबसे बड़ा रेल हादसा है और सच्चाई का पता लगाने के लिए उचित जांच की जरूरत है। जहां रेल मंत्री के तौर पर 2 बार सेवाएं दे चुकी ममता बनर्जी बचाव अभियान का जायजा लेने शनिवार को दुर्घटना स्थल पहुंची। उन्होंने पहले मौजूद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और बाकी सभी वरिष्ठ अधिकारियों से बात की। जहां सीएम ममता बनर्जी ने हादसे में मारे गए पश्चिम बंगाल के यात्रियों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा भी की है। जल्दी इसको रेस्क्यू करके जो अच्छा है उसको घर में भेज देने के लिए एक टेंट का बंदोबस्त देखिए बंगाल से बहुत ज्यादा है और केरला से भी होगा बेंगलोर से भी हो सकता है, उड़ीसा भी हो सकता है। कोरोमंडल एक्सप्रेस इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सप्रेस। मेरे को जो जानकारी है, मैं रेल मिनिस्टर में 3 दफे काम किया। मैं जो देखा अभी तक रेलवे में एक 20 शताब्दी का सबसे बड़ा इंसिडेंट है। 1981 में और एक बड़ा इंसिडेंट हुआ था बिहार में। हमारा टाइम में भी माओइस्ट एक इंसिडेंट बनाया था, वो हम सीआईडी को दे दिया, आज तक कुछ फल नहीं मिला। बात यही है कि रेलवे का सेफ्टी कमीशन है। जब रेलवे का ऐसा इंसिडेंट होता है तब रेलवे सेफ्टी कमीशन को दे देता है। वो लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं और इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट देते हैं। तब था मैंने एंटी कॉल्यूशन डिवाइस तैयार किया था, मैं खुद। तो
बुलेटिन में बात कर लेते हैं पहलवानों की, जहां ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 4 गवाह सामने आए हैं। तो भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी को लेकर भारत के स्टार पहलवानों का विरोध अभी भी जारी है, जहां स्टार पहलवान विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया सहित कई पहलवानों ने ब्रजभूषण के खिलाफ महिला पहलवानों का यौन शोषण करने का आरोप लगाया है। तो कुश्ती संघ के अध्यक्ष के खिलाफ अप्रैल में दिल्ली में मामला दर्ज करके जांच शुरू की और इस मामले में अब एक नया अपडेट सामने आया है, जहां 2 पहलवानों समेत 4 लोगों ने ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ गवाही दी है। जहां गवाही देने वालों में एक ओलंपियन, एक कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट और एक इंटरनेशनल रेफरी के साथ एक स्टेट लेवल की कोच भी शामिल है, जहां चारों ने कम से कम 3 महिला पहलवानों के आरोपों की पुष्टि की है। दरअसल दिल्ली पुलिस ने 4 राज्यों में 125 लोगों के बयान दर्ज किए थे और ये 4 उन्हीं 125 लोगों में शामिल हैं। जहां दिल्ली पुलिस ने 28 अप्रैल को भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज की थी, जिनमें कम से कम 2 मामले प्रोफेशनल मदद के बदले सेक्सुअल फेवर, 15 मामले यौन उत्पीड़न के हैं, जहां 15 में से 10 मामले गलत तरीके से छूने और छेड़छाड़ के भी शामिल हैं। जानकारी के अनुसार शिकायत करने वालों में से एक कोच ने बताया है कि पहलवान ने उन्हें ब्रजभूषण के बारे में जानकारी की घटना 6 घंटे बाद दी थी। जहां ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगे आरोपों की जांच के लिए दिल्ली पुलिस ने विशेष जांच दल के लिए भारतीय कुश्ती संघ से उन लोगों की जानकारी मांगी है जो उस टूर्नामेंट में मौजूद थे, जहां कथित तौर पर यौन उत्पीड़न की घटना हुई। जानकारी के मुताबिक इस स्पेशल टीम ने 158 लोगों की लिस्ट तैयार की थी और टीम सबूत जुटाने और बयान दर्ज कराने के लिए हरियाणा, उत्तर प्रदेश, झारखंड और कर्नाटक भी गई थी, जहां टीम ने 125 लोगों के बयान दर्ज किए और जिनमें से 4 ने 3 महिला पहलवानों के आरोपों की पुष्टि की गई है। तो हाईकोर्ट की फौरी राहत के बाद मनीष सिसोदिया घर पहुंचे, लेकिन वो अपनी पत्नी से मिल नहीं पाए। बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने मनीष सिसोदिया को अपनी बीमार पत्नी से मिलने की अनुमति दी थी, लेकिन उनकी मुलाकात अपनी पत्नी से नहीं हो पाई। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया अपने घर पहुंचने से पहले पत्नी की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें LNJP अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां मनीष सिसोदिया के घर पहुंचने से पहले ही उनकी पत्नी को अस्पताल में एडमिट कराना पड़ा, जिसके चलते उनकी मुलाकात अपनी पत्नी से नहीं हो पाई। मनीष सिसोदिया की पत्नी सीमा सिसोदिया मल्टीपल स्क्लेरोसिस की नाम की बीमारी से पीड़ित हैं, जहां इस बीमारी का गंभीर पहलू है। इसमें दिमाग के शरीर से कंट्रोल घटता है, जिसके बाद उनको इमरजेंसी वार्ड में एडमिट कराया गया, जिससे कि बाद मनीष सिसोदिया की मुलाकात अपनी पत्नी से नहीं हुई। इस दौरान हाईकोर्ट ने उन्हें इंटरनेट ना चलाने की भी अनुमति दी थी। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं पाकिस्तान से रिहा किए गए 200 मछुआरों की। तो पाकिस्तान की जेलों में कैद 200 से अधिक भारतीय मछुआरों को रिहा कर दिया गया है। उन्हें अटारी वाघा बॉर्डर के जरिए भारत लाया गया है। इस बात की जानकारी इस्लामाबाद में भारतीय उच्च आयोग ने दी, जहां उच्च आयोग के अनुसार सभी मछुआरे इस्लामाबाद में आपातकालीन यात्रा प्रमाण पत्र का उपयोग करते हुए अटारी वाघा बॉर्डर के जरिए शुक्रवार की रात 1 बजे भारत लौट आए हैं। दरअसल ये सभी मछुआरे अरब सागर में मछली का शिकार करते समय पकड़े गए थे। ये सभी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कर यहाँ पहुंचे थे। एक अधिकारी ने बताया है कि भारतीय डॉक्टरों की एक टीम ने मछुआरों का मेडिकल चेकअप भी किया। अधिकारी ने कहा है कि जिस क्षण उन्होंने भारतीय धरती पर कदम रखा, मछुआरों ने झुककर जमीन को चूमा। बता दें कि पाकिस्तान से लौटे मछुआरे अनिकेत ने बताया है कि वह गुजरात का रहने वाला है और 2 साल पहले मछली पकड़ते वक्त पानी के बहाव की वजह से वो सीमा पार चला गया था। वहां करीब 265 भारतीय मछुआरे और भी हैं, जो उन्होंने कहा है कि हम सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। दरअसल भारत पाकिस्तान के बीच किर्क विवाद लंबे समय से चलता आ रहा है, जहां सर किर्क भारत और पाकिस्तान के बीच 96 लंबी किलोमीटर एक जलपट्टी है, जहां कच्छ के रण पर पाकिस्तान के सिंध के बीच एक केंद्रीय अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा को प्रभावित कर रही है और ये क्षेत्र एशिया की सबसे बड़ी मछली उत्पादन क्षेत्रों में से भी एक माना जाता है। इसी सीमा का तय होने के कारण कई भारतीयों को कभी पाकिस्तान मछुआरे एक दूसरे की सीमा में चले जाते हैं, जिसके बाद इन सभी मछुआरों को अब पाकिस्तान की तरफ से छोड़ दिया गया है। बुलेटिन के आखिरी में बात मणिपुर हिंसा की कर लेते हैं, जहां मणिपुर में बीते दिन हिंसा देखने को मिली। बता दें कि इस दौरान वेस्ट इम्फाल के 2 गांवों में हिंसा हुई। तो मणिपुर के इम्फाल पश्चिम जिले के 2 गांवों में शुक्रवार रात बम और हथियार से लैस संदिग्ध कुकी उग्रवादियों की तरफ से हमला किया गया है, जहां हमले में कम से कम 15 लोग घायल हुए हैं।
पुलिस ने शनिवार को ये जानकारी दी है। अधिकारियों ने बताया है कि फेयंग और कांगचूप चिंगखोंग गांव में तैनात राज्य पुलिस और मणिपुर राइफल्स के जवानों ने जवाबी कार्रवाई की है, जिसमें 2 पक्षों में मुठभेड़ छिड़ गई, जहां 4 घंटों से अधिक समय तक चली मुठभेड़ में उग्रवादी पास की पहाड़ियों की तरफ भागे। अधिकारियों के मुताबिक घायलों को इम्फाल के क्षेत्रीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है और राजा मेडिसिटी में भर्ती कराया गया है, जहां 2 घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। उन्होंने बताया कि पिछले 24 घंटे में विष्णुपुर के जिले में भी हमले की सूचना मिली है। हालांकि इन हमलों में किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है। जहां अधिकारियों के अनुसार मणिपुर पुलिस, सीमा सुरक्षा बल और असम राइफल्स की एक संयुक्त टीम ने काकचिंग जिले के सुंगनू में एक 7 शव बरामद किए थे। दरअसल कुकी समुदाय के लोगों ने फायेंग और कांगचूप में गांव पर हमला किया और इस दौरान वहां तैनात पुलिस और मणिपुर राइफल्स ने हमले का जवाब दिया था, जहां 4 घंटे से ज्यादा समय तक दोनों के बीच गोलाबारी चलती रही और इस दौरान कुकी समुदाय के लोग नजदीकी पहाड़ियों की तरफ भागे, जहां घायलों को इम्फाल के रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में भर्ती कराया गया। मणिपुर पुलिस और बीएसएफ और असम राइफल्स ने एक संयुक्त ऑपरेशन में काकचिंग जिले के सेरी और सुंगुन से 7 इलाकों से शव बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक इन लोगों की मौत 28 मई को हिंसक झड़प में हुई थी। देश लाइव में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज।